बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहला मौजू ये है कि आज वफाकी बजट पेश कर दिया गया बिलाखिर, और दूसरा मौजू है मुज़ाकरात का मामला। उसके अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ बढ़ रही है? इंतहाई खुशाइंद खबर है, लेकिन उसके साथ जुड़ी कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले आते हैं बजट की तरफ। बजट अगर अवामी ज़ुबान में आपको बताया जाए कि अवाम बजट होता क्या है, बजट होता है वफाकी हुकूमत की आइंदा आने वाले साल में आमदनी कितनी होगी और अखराजात कितने होंगे, इसका तखमीना होता है। उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि इतना आपका तरक्याती बजट होगा, इतना आपका सब्सिडीज़ का होगा, इतना आपका तालीम का होगा, इतना आपका हेल्थ का होगा, इतना आपका दिफाई होगा, इतने आप कर्ज़े अदा करेंगे। सो इन तमाम चीज़ों को मिला के जो डॉक्यूमेंट तैयार होता है उसको कहते हैं वफाकी बजट। अब इसके ऊपर मसाइल भी होते हैं काफ़ी सारे, बिलखुसूस 18वीं तरमीम के बाद सूबों का जो हिस्सा होता है PSDP और तरक्याती फ़ंड्स जो होते हैं, इनके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम रहती है। आज भी जब बजट का इजलास का आगाज़ हुआ तो इस इजलास के आगाज़ से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपनी इत्तेहादी नून लीग को बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे दिया गया, और ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले 2 से 3 दिन के दौरान ये जो है खुर्शीद शाह साहब वो मुतवातर इस चीज़ का इजहार कर रहे थे कि नून लीग की तरफ से उनके साथ इस पर कोई मशावरत नहीं की गई कि वो क्या बजट बना रहे हैं, क्या रिलीफ देना चाहते हैं आवाम को। बल्कि ये भी कहा उन्होंने कि क्या पता नहीं ये खुद बजट बना भी रहे हैं कि IMF इनको बजट बना के दे रहा है। लेकिन नून लीग के एंड से मैं इसको समझता हूँ कि उनकी नेग्लिजेंस थी, और कि उन्होंने अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मशावरत नहीं की। वजूहात उनकी अपनी होंगी, बहरहाल आपके इत्तेहादी हैं, आप उनकी इनपुट लेते ताकि आज आपको ये सुबकी का सामना ना करना पड़ता जो आज उनको फेस करनी पड़ी। आज हुआ क्या, 4 बजे तकरीर शुरू होनी थी, बजट तकरीर वज़ीर ख़जाना की, लेकिन सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज़ होकर अलग बैठ गई, और वो उन्होंने इनकार कर दिया बजट इजलास में आने का, यानी कि उन्होंने बाइकआउट कर दिया। और वजह उसकी बुनियादी क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी, वो ये कहते हैं कि PSDP के तहत जो तरक्याती मनसूबे हैं उस हवाले से हमने जो तजावीज़ इनको दी उसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, और हमारी तजावीज़ को कोई अहमियत नहीं दी गई, और हमसे कोई मशावरत भी नहीं गई, लिहाजा हम बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे, उसमें शरीक नहीं होंगे। फिर हुकूमत की आँख खुली और जनाब उन्होंने कोशिश शुरू की। साबिक़ वज़ीर ख़जाना और मौजूदा वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक़ डार साहब, उनकी सरबराही में वफ़द जो है वो बिलावल भुट्टो साहब के चैम्बर में पहुंचा और उनको राज़ी करने की कोशिश की। राज़ी तो वो हुए, लेकिन वो जिसको कहते हैं दूध के अंदर महंगियाँ डालना, वो यही हुआ। राज़ी वो हो गए। उन्होंने कहा जी हमारे बाकी अरकान जो है नवीद कमर साहब थे, खुर्शीद शाह साहब थे, वो असम्बली में जा रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो है उनकी नाराज़ी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई, और उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया। वो गाड़ी में बैठे और अपने घर चले गए। तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह, वो इस बजट इजलास में शरीक ही नहीं थे। तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो इनके सामने रखे। तो बहुत अच्छा होता कि अगर इससे कबल ही इनको सेटल कर लिया जाता, ताकि आज जो 2 घंटे कमोवेश ताख़ीर हुई वो ताख़ीर ना होती। अब मसला ये बना, ईवान के अंदर आपको कम से कम जो है वो अरकान की जो तादाद थी, गालबन 81 है, 84 है, वो आपको चाहिए थे, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं। 84 अरकान का होना ज़रूरी था, लेकिन मौजूद कौन थे? 51 अरकान मौजूद थे, तो तकरीर शुरू नहीं हो सकती थी, कोरम पूरा नहीं था। तो बहरहाल इनको जब राज़ी कर लिया गया, ये लोग आ गए, तो फिर वज़ीर ख़जाना साहब की जानिब से तकरीर का बाकायदा आगाज़ किया गया, यानी बजट तकरीर जो उनकी थी। मैं उसके कुछ चीदा नुकात आपके सामने रख देता हूँ। मुल्क का जो मजमूई बजट है उसका हुजम 18,900 अरब रुपए है, ये मजमूई हुजम है आपके बजट का। लेकिन अब आप देखें इसका सबसे बड़ा, आपकी जो अखराजात की तरफ आ जाएं, सबसे बड़े अखराजात जो हैं वो आपके सूद की अदायगी है। यानी मुल्क के ऊपर कर्जा इतना ज़्यादा है कि आपको जो सूद अदा करना पड़ता है उसका यहाँ पे जो हुजम रखा गया है, वॉल्यूम, वो है 9,775 अरब रुपए। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ सूद की मद में हमारा अदा किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में। मैं दोबारा बता देता हूँ, 9,775 अरब रुपए सूद की मद में अदा होंगे। ये हमारा सबसे बड़ा खर्चा है। और इसके बाद इसी तरह जो है सरकारी मुलाजमीन, उनकी हमेशा बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। इस बार जो है वो उनका तो बड़ा, जिसको कहते हैं, छक्का लग गया। ग्रेड 1 से 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 25% इजाफा तजवीज़ किया गया, जो कि बड़ा खुशाइंद है। उसकी वजह यह है कि महंगाई जो है, सरकारी हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें वैसे बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इजाफा जो है वो उनका हक बनता है। इन मुश्किल तरीन हालात के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ये यानी मेहरबानी की, तो मेरा ख्याल है उनको सलूट करना चाहिए। किसी को तो फ़ायदा हो, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। और इसके अलावा जो दूसरा है, ग्रेड 17 से 22 तक के जो सरकारी आला अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है।
मेरा ख्याल है कि ये अमल दरामद इस पर हो जाएगा, खुशाइंद बात है। और दीगर जो रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है, उनके लिए उनकी जो पेंशन है उसमें 15% इजाफा किया गया है, ये भी हो गया। एक और चीज़ वो है कम अज़ कम माहाना उजरत वो 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी गई है। लेकिन ये हमारी इस्तदा है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत वक्त से, कि खुदारा इसको इंश्योर भी करें, इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर आप जाके पता तो करें कि लोग किन किन तनख्वाहों पर कितने कितने घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। आपकी जो आज नाफिजुल अमल 32,000 रुपये है, आप जाएं, ये जो गार्ड्स हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, आप पता तो करें उनकी कितनी तनख्वाह है। आप जाएं किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, जो होटल के ऊपर बेचारा मुलाजिम काम कर रहा होता है, जो पूरा दिन 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनकी तनख्वाहें पता तो करें क्या हैं। कपड़े की दुकानों पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका जाके पता करें, ना उनकी कोई हेल्थ फैसिलिटी होती है, ना उनका कोई दीगर बजट होता है, छुट्टी की उनको इजाज़त नहीं होती। आप ज़रूर इसको बढ़ा रहे हैं, 32 से 37 उसको करें, लेकिन इस पर अमल दरामद भी यकीनी बनवाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है हुकूमत की, इंतज़ामिया की। उसको जाके चेक करें कि आया इनको मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। अवाम इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, जिसकी वजह से आपने तनख्वाहें बढ़ाई हैं। और एक और हम इनसे गुजारिश भी करेंगे, सरकारी मुलाजमीन की जिस तरह तनख्वाह बढ़ी उसकी बुनियादी वजह हुकूमत को इस चीज़ का एहसास है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है, जो प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन हैं, आप पॉलिसियाँ ऐसी वजह करें, जो बड़े बड़े सेठ और कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, आप उनको इस चीज़ पर राज़ी करें कि वो अपना जो डिविडेंड है, जो उनका प्रॉफिट है, उसमें से अपने मुलाजमीन के ऊपर भी वो खर्च करें। उनको भी आप जाके ये समझाएं और बताएं, कोई ऐसी पॉलिसी वजह करें ताकि प्राइवेट सेक्टर की जो मुलाजमीन हैं उनकी जॉब्स में, उनकी सैलरीज में भी इजाफा हो सके इस महंगाई के दौर में। तो ये है। इसके अलावा तरक्याती बजट जो है विफाकी, उसका 1400 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। ये भी इंतहाई अहम होता है। उसकी वजह यह है कि तरक्याती मनसूबे जो शुरू होते हैं मुल्क के अंदर, 17 जो है अहम तरीन तरक्याती मनसूबे इस मरतबा शामिल किए गए हैं विफाकी बजट में, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। उसकी बुनियादी वजह चारों सूबों के अंदर, विफाक के अंदर जहाँ भी तरक्याती मनसूबे शुरू होते हैं, उससे लोगों को पहले तो रोज़गार मिलता है, उससे इंडस्ट्री का पहिया चलता है। फ़र्ज़ कीजिए आप एक बहुत बड़ा टावर बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर सैकड़ों मुलाजमीन चाहिए, आपको ईंटें चाहिए, भट्टे चलेंगे, सीमेंट, बजरी, सरिया, मजदूर, ये सब कुछ जो है उसमें आता है। तो तरक्याती मंसूबे जो हैं उसका जारी रहना ज़रूरी है। सड़कें बनती हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बहुत तवील अरसे के लिए मिलती है। तो तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए रखा गया है, जो कि इंतहाई खुशाइंद है। ये कुछ चीज़ा नुकात हैं। और बजट के अंदर जो एक चीज़ कॉमन है वो हमेशा ऐसे होता है, जो भी अपोजिशन होती है वो शोर शराबा करती है, ये एक रिवायत है। आज भी उस रिवायत को बरकरार रखा गया, भरपूर शोर शराबा हुआ, गो नवाज गो, गो शहबाज गो के नारे भी लगे और मुतअद्दिद और भी नारे लगे, शर्म करो, हया करो, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा एक इसका हिस्सा है बजट सेशन का, जो कि जारी व सारी रहता है। एक और चीज़ जो है वो जो टैक्स अदा करते हैं पहले मुलाजमीन, उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके टैक्सों में इजाफा कर दिया गया। अब यहाँ पे हुकूमत के लिए तवज्जो तलब मामला ये है कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स अदा कर रहे हैं, आप खुदारा उनके ऊपर तो मज़ीद बोझ ना डालें। अब नए जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, मालदार, बहुत ज़्यादा मालदार हैं, आप उनसे टैक्स वसूल करें। जो बेचारा गरीब आदमी टैक्स दे रहा है ऑलरेडी, जो भी जॉब वाला बंदा होता है जिसकी ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक होती है सैलरी की, उसका टैक्स कटा हुआ आता है, फिर उसको सैलरी आती है, ट्रांसफ़र होती है टैक्स कटने के बाद। अब यहाँ पे उनकी जो टैक्सेस हैं उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। एक स्लैब को छूट दिया गया है और वो है सिर्फ जिनकी 50,000 रुपये तक माहाना सैलरी है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि उससे ऊपर बतदरीज उसमें इजाफा होता चला जाएगा। और आखिरी जो है वो 35% है, जो कि 41 लाख से ऊपर वाले लोग हैं जिनकी माहाना इनकम सैलरी जो है वो 41 लाख प्लस है, उनके ऊपर 35% है। तो बहरहाल जो बेचारा गरीब आदमी है, यानी 50 से आप 55 पे आए तो आप टैक्स वाले में आ गए, तो ये उनके ऊपर है। इसके ऊपर बहरहाल उनको गौर खौस करना चाहिए। ये इजाफा है टैक्स का जो किया गया। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे कर्जे भी कम करे, ताकि मुल्क के अगर कर्जे कम होंगे, सूद की अदायगी कम होगी, तो वो पैसा हमें बचेगा जो यहाँ फलाह पे हमारी इंसानों की फलाह बहबूद पे लगेगा। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी। अब मैं आता हूँ आज के अहम तरीन एक और इशू की तरफ, वो है मज़ाकरात वाला मामला। मज़ाकरात वाले मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने बिलाखिर एक पोजीशन जो है वो अपनी बदली तो है। कल भी हमने इस पर बात की, परसों भी की, और आने वाले दिनों में भी इस पर करते रहेंगे। जो आज डेवलपमेंट आई वो मेरे लिहाज से बड़ी खुशाइंद है। खुशाइंद इस लिहाज से है, मुझे ऐसा फील हुआ, ये ज़राए की खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और मुसद्दिक़ा ज़राए हैं, और इसमें अहम बात यह है कि यानी मुझे इसमें यह फ़ील आई है इस खबर को देखने के बाद कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ग्रैंड डायलॉग की तरफ बढ़ रही है। और इस वक्त मुल्क को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा ख्याल है ये जो पैसे हैं उससे भी ज़्यादा ज़रूरत अगर है तो वो इस ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है। कि ग्रैंड डायलॉग अगर होता है
तब जाके आपके मामला सेटल होंगे और फिर पैसा डेफिनेटली आएगा जब आपके अंदर माहौल बन जाएगा। मैं आता हूँ खबर है क्या। एक तो ये है कि महमूद खान अचकज़ई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो उनका ग्रैंड अलाइंस का प्लेटफॉर्म है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उनको इसका मुकम्मल इख्तियार दिया गया है कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें या रवाबित को बढ़ाएं। लेकिन इससे कबल के वो रवाबित करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मशावरत होगी, शराइत तय होंगी, उसके बाद उनको गो हेड देंगे और वो फिर मुज़ाकरात का जो अमल है उसका बाकायदा आगाज़ करेंगे। एक बात तो ये हो गई ये जो कि खुशाइंद है। अब आते हैं इसके अहम तरीन इशू के ऊपर, वो ये है, 3 इसमें नुकात हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर तीनों के ऊपर तबसरा करता हूँ। मैं इससे क्यों मुझे खुशफहमी पैदा हो रही है कि अगर ऐसा हो जाए, आप यकीन करें पाकिस्तान के आधे मसाइल जो है ना, आधे मसाइल हमारे न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि आपके जो इकोनॉमिक हैं वो भी आधे रिजॉल्व हो सकते हैं अगर इन चीज़ों पर अमल दरामद हो जाए जो कि इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। मैं इसके ऊपर बाद में आखिर में नुक्ता भी आपके सामने एक रखूँगा। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, मज़ाकरात का जो पॉइंट है, तमाम स्टेक होल्डर्स का एक मिसाक पर इत्तफाक राय डायलॉग की बुनियाद होगा। डायलॉग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको करना चाह रही है वो ये कह रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स का एक मिसाक पर इत्तफाक राय, यानी एक ऐसा डायलॉग होगा जिसके ऊपर सब लोगों का इत्तफाक होगा, एक ऐसा मिसाक होगा या ऐसे नुकात होंगे जिसके ऊपर सबका इत्तफाक हो। ये अगर हो जाता है तो मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। इससे अगली बात उससे भी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सियासी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई के साथ इंतखाबी अमल की शफाफियत भी मज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा होगा। इंतखाबी अमल की शफाफियत, मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप पिछले 3 इलेक्शंस देख लें, 3 हुकूमतें देख लें। आप शुरू हों 8 से लेकर 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, एक हुकूमत बनी, जो बाकी आए वो जनाब उस हुकूमत को गिराने के लिए लग गए, कोशिशें शुरू कर दी। बिलाखिर यही हुआ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उस वक्त वज़ीर आज़म थे, सुप्रीम कोर्ट से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई और वो ख़त्म हुए वज़ीर आज़म की पोजीशन से। उससे अगला दौर आ गया 13 से 18 का, इधर इलेक्शन हुआ, हुकूमत बनी, अपोजिशन बनी, हुकूमत ने अपना काम शुरू किया, अपोजिशन ने अपना काम शुरू किया, यानी वही ये हुकूमत को गिराना है। 4 हल्कों से मामला शुरू हुआ, 126 दिन के धरनों पे आया, बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में जाके वो मंतज हुआ, एक और वज़ीर आज़म बजरिया सुप्रीम कोर्ट निकाल दिया गया, पार्लियामान कमज़ोर हुआ, 8 में भी कमज़ोर हुआ और फिर आपका 13 में भी कमज़ोर हुआ, क्योंकि जब वज़ीर आज़म जाएगा तो पीछे बच क्या जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव है वो मुल्क का। तो ये करता कौन है? पार्लियामान का तकद्दुस बहाल भी सियासतदान करते हैं, उसको पामाल भी सियासतदान करते हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको उसका तकद्दुस बढ़ चढ़ के याद आता है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो PTI हो, सारे पूरी एग्जाम्पल्स मौजूद है। रिसेंट हिस्ट्री आप 3 टेन्योर्स देख लें, आपने क्या कुछ किया क्या नहीं किया। फिर उसके बाद आ जाए, अगला टेन्योर आ गया, तीसरा इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, उनकी हुकूमत बनी, उनके इत्तेहादी जब शामिल होते हैं हुकूमत में तो वो एक यूनिट बन जाता है, जो बाकी जमातें बच जाती हैं वो एक यूनिट बन जाता है, और जो दूसरा यूनिट है यानी कि अपोजिशन का, उसका पूरा जोर होता है कि किस तरह इस हुकूमत को गिराया जाए। तो वो लग गए। फिर इमरान खान साहब वो भी फारिग हुए पौने 4 साल के बाद, बजरिया अदम एतमाद, इस बार सुप्रीम कोर्ट के जरिए नहीं, किसी और तरीके से नहीं, बल्कि ईवान के अंदर अदम एतमाद के जरिए एक और वज़ीर आज़म फिर फारिग हो गया। तो आप 3 टेन्योर्स देख लें, एक टेन्योर में एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्योर अभी तक पूरा नहीं किया। तो ये तो पिछले 3 अदवार हैं, 15 साल की मैंने आपको खुलासा बता दिया है सियासी। अब इंतखाबी अमल की शफाफियत से मैंने बात शुरू की थी। ये जो 3 चीज़ें हुई, इसकी वजह क्या बनती है? इसकी वजह बनती है इलेक्शन के नताइज। जब नतीजा आ जाता है उसके बाद 2 हिस्से हो जाते हैं, एक हुकूमत एक अपोजिशन। जो अपोजिशन होती है वो किसी भी तौर पर इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती, और जब वो तस्लीम नहीं करती तो वो हुकूमत को तस्लीम नहीं करती, और जब वो हुकूमत को तस्लीम नहीं करती तो वो उसको गिराने पे तुल जाती है, और वो उस वक्त तक तुली रहती है जब तक वो उसको गिरा न ले। 8 से 13 में हुआ, 13 से 18 में हुआ, फिर उसके बाद आप देख लें ये बतदरीज इमरान खान साहब के साथ भी यही हुआ। 13 से 24 वाला जो होना था उसमें इमरान खान साहब जो है वो उसमें आ गए गेड़े में, 22 में उनकी हुकूमत भी यानी ख़त्म हो गई। तो ये अब इंतखाबी अमल की शफाफियत यानी कि एक ऐसा तरीका कार वज़ा करें जिस पर सबका इत्तफाक हो कि जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो फरीक दोम होगा यानी कि अपोजिशन, वो इस अमल के लिए नहीं खड़ा हो जाएगा कि मैंने अब हुकूमत को गिरा के दम लेना है। इसके ऊपर मैं एक आपको अर्ज़ कर दूं, एक छोटा सा यानी नुक्ता आपके सामने समझाने के लिए है कि एक बच्चा बड़ा शरारती था, वालदा उसको लेके गई किसी के पास, डॉक्टर समझ लें, तो उन्होंने कहा जी मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, सारा दिन चीज़ें तोड़ता रहता है, इधर हाथ मारेगा उधर हाथ मारेगा, स्विच में उंगलियां दे देगा वगैरह वगैरह। तो आगे उनको मशवरा दिया गया, तजवीज़ दी गई कि आप बच्चे को ना एक लूज़ कच्छा पहनाएं खुला, तो आप इसको एक अच्छा पहना दो। सुन के बड़ी हैरान हुई कि ये किस किस्म का इलाज है, तो उन्होंने कहा जी आप करके तो देखें। उन्होंने कर दिया इलाज शुरू। अब बच्चे को लूज़ कच्छा जब पहना दिया गया
तो पूरा दिन बच्चा जो है अपना कच्चा संभालता रहता था, उसके हाथ फ्री नहीं होते थे कि वो कोई चीज़ तोड़े। अब जो हमारी हुकूमतें होती हैं उनका हशर यही होता है कि वो अपनी हुकूमत को बचाने के चक्कर में रहते हैं, और जो असल मामलात होते हैं जिनकी तरफ पूरी तवज्जो होनी चाहिए वो तवज्जो नहीं दे पाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे पाई, नवाज शरीफ वाले जो हुकूमत थी वो नहीं दे पाए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी वो नहीं दे पाए, तो फिर अब जो मौजूदा हुकूमत है उनके लिए वही मामला पैदा हो रहे हैं। तो मेरे और आपके और मुल्क के जो मसाइल हैं वो तब हल होंगे जब इनको वो कच्चा नहीं बचाना पड़ेगा, हर वक्त वो अपने कच्चे को बचाते रहें, यानी कि अपनी हुकूमत को। अगर वो मुसलसल इसको बचाने में लगे रहेंगे तो फिर जो डिलीवरी का काम है वो कहाँ से होगा। तो जो भी हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, पीटीआई हो, इकट्ठे हों, जैसे भी बनाएं, कम अज़ कम उनको ये उनकी जिम्मेदारी उनके कंधों पे नहीं होनी चाहिए कि उनकी हुकूमत बचेगी या नहीं बचेगी, या उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इंतखाबी अमल की शफाफियत वाले मामले के ऊपर ये इकट्ठे हो जाते हैं और हुकूमत को ये यकीन होगा, जो भी हुकूमत बनेगी, जो भी, कि वो 5 साल पूरे करेगी, फिर आप देखिए रिजल्ट्स कैसे आते हैं, फिर निज़ाम भी वज़ा होगा, सब कुछ होगा। इसके ऊपर इन सियासी जमातों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, जो कि नुक्ता यहाँ पे शामिल है। अब आते हैं आगे वो कहते हैं कि अदलिया, पार्लिमान और रियासी इदारों की आइनी हदूद मुज़ाकरात के नुकात में शामिल होंगी। इससे अच्छा क्या नुक्ता हो सकता है। ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो है वो आइन ने बताई हुई है कि आपकी जो हदूद व कयूद हैं इदारों की, कि किसकी क्या आइनी हदूद हैं, उसके अंदर रहें, अपना अपना काम करें। जब अपना अपना काम करेंगे तो आपकी एनर्जी सिर्फ अपने काम पे यूटिलाइज होगी, किसी कॉन्स्पिरेसी के अंदर यूज़ नहीं होगी, तो उसके प्रोडक्टिव रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। फिर अभी क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। आज आप देख लें अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट, उनकी क्या सूरत हाल है। 6 जज का खत, आप अदलिया और इमरान खान, अदलिया और हुकूमत, इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट, तो ये सब बाहम इस वक्त आपको सामने नजर आ रही, गुत्थी उलझी हुई है सारी। तो ये अदलिया, पार्लिमान, रियासी इदारे, इनकी आइनी हदूद जो हैं वो भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगी। यानी इसके ऊपर भी हम काम करें कि ये सब इदारे को ऐसा निज़ाम वज़ा हो जिसमें सारे अपना अपना काम करें। बुनियादी नुक्ता क्या है, कोई भी अपना शोल्डर दूसरे के खिलाफ नहीं देगा। यही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एसेंस थी। अब अगर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हिस्सेदार बनती है, उसमें शामिल होती है ब्रॉडर डायलॉग में, ये सबसे पहले तो पार्लिमान के लिए बहुत अच्छा होगा, सियासतदानों के लिए बहुत अच्छा होगा, उसके बाद ये मुल्क और कौम इन सब के लिए बहुत अच्छा होगा। इस पर बहुत ज़रूरत है। लेकिन इन सारी बातों को बताने के बावजूद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, मुझे इंतहाई माजरत के साथ आपको ये कहना पड़ रहा है, वो इससे बड़ी मुनफरिद और मुख्तलिफ हैं। मैं शाकी हूँ, सिनिकल हूँ, स्केप्टिकल हूँ इन चीज़ों के ऊपर। ये आइडियल हैं, ये इलाज है हमारी ऑल इल्स का। अगर ये इस पर अमल दरामद हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो कहते हैं फासले बहुत सारे हैं, तय होंगे तो पता चलेगा। ये चीज़ें अच्छी हैं, खुदा करे कि इन पर अमल दरामद हो जाए। उसके बावजूद मैं आपको कहूँगा, लेकिन मसाइल बहुत सारे हैं। दुआ करें कि इन सब चीज़ों पर अमल दरामद हो मुल्क और कौम के लिए। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।